आपका हिस्ट्री स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम गुप्त काल में आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ गुप्त एम्पायर। यानी गुप्त काल में आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त काल में समाज, धर्म, कला, साहित्य एवं विज्ञान के विकास के साथ ही एक मजबूत आर्थिक ढांचे का गठन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में गुप्त काल की उपलब्धियों के कारण ही इसे क्लासिकल एज, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यानी कि गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री गुप्त काल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई। तो कौन कौन सा आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ, अब शुरुआत करते हैं। मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे पूर्व को वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें। गुप्त काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ, विस्तृत। गुप्त काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ, विस्तृत साम्राज्य एवं सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्ष हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प तथा व्यापार, वाणिज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सबसे पहले हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जो कृषि पक्ष है उसमें कहाँ से कितना मजबूत हुआ, विकास प्रगति हुई, कृषि से संबंधित क्या प्रोग्रेस हुई गुप्त काल में, इसके बारे में जानें। इसके स्रोत क्या से हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि गुप्त काल में कृषि कार्य में, कृषि क्षेत्र में कहाँ कितनी विकास हुआ। स्मृतियाँ। ब्रह्मगीर की 6वीं शताब्दी में संस्कृत में रची विश्वकोश बृहत संहिता से हमें जानकारी मिलती है। और अमर सिंह की रचना है अमरकोश, जो एक व्यापक व्याकरण है, उससे भी हमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। विकास कौन प्रकार की कृषि होती थी। कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है, जूनागढ़ अभिलेख, उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, क्योंकि उस गिरनार पर्वत से बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई थी और उसमें 3 राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। कालिदास द्वारा रचित साहित्य से भी हमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। हेनसांग के समय आए चीनी यात्री, हेनसांग जिसे यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, द्वारा रचित पुस्तक सीजू की, जिसका अर्थ होता है पश्चिम का इतिहास, से भी हमें कृषि संबंधित काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। आदि से गुप्तकालीन कृषि के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल में कृषि कार्य कितना विकसित था। उस समय हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था, यानी कि सख्त जमीन को खोदने के लिए हल के अंदर लोहे के फाल का प्रयोग होने लग गया था। इस अध्याय 2 से संबंधित पूर्व में जो वीडियो जारी किए गए हैं, उसे देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करके आप मेरे पूर्व में वीडियो देख सकते हैं। ब्रज संहिता। ब्रज संहिता के अनुसार कृषि क्षेत्र में क्या विकास हुआ। ब्रज संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं धरती की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करने के लिए तरीकों का उल्लेख मिलता है। किस प्रकार पृथ्वी की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जाए, कौन सी खाद डाली जाए और किस चक्कर से फसल बीजी जाए। ब्रज संहिता में 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। पहली फसल सावन महीने में तैयार जो होती है, उसके बारे में खरीफ, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में खरीफ कहते हैं, सावन महीने के तैयार होती जो फसल है उसके बारे में। दूसरी बसंत ऋतु में जो तैयार होती है। रबी जो शब्द है एक अरबी का शब्द है, इसका अर्थ होता है बसंत। तीसरी जो फसल है चैत्र, जहाँ विशाख में तैयार होती है, जिसे हम रबी जायद कहते हैं। यानी इस प्रकार हमें 3 प्रकार की फसलों का विवरण ब्रज संहिता से मिलता है। एक सावन महीने में तैयार होती है, दूसरी बसंत, तीसरी रबी जायद फसल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अमरकोश के अनुसार कृषि क्षेत्र में क्या विकास हुआ गुप्त काल में। अमरकोश, जो अमर सिंह द्वारा लिखे अमरकोश के अनुसार गुप्त काल में उपज की विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं, जैसे गेहूं, धान, ज्वार, ईख यानी गन्ना, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि फसलों की जानकारी हमें अमर सिंह द्वारा लिखे अमरकोश से प्राप्त होती है। ये फसलें उस समय उगाई जाती थी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की
भूमि का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि उस समय 12 प्रकार की भूमि थी, उसका उल्लेख भी किसमें मिलता है? अमर सिंह के अमरकोश। फसलों के साथ साथ क्या उत्पादन होता था, उसके साथ अतिरिक्त हमें भूमि की जानकारी भी प्राप्त होती है। जो भूमि कौन कौन सी इस समय प्रचलन में, करीबन 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि 1, वस्तु भूमि, चारागाह भूमि, शिल भूमि, अपरत भूमि इत्यादि के बारे में हमें जानकारी अमर सिंह के अमरकोश से मिलती है। अब जूनागढ़, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कृषि संबंधित? के अनुसार गिरनार पर्वत पर स्थित दर्शन झील पर का पुनरुद्धार करवाया गया। इसके द्वारा स्कंद गुप्त द्वारा दर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया। यह कार्य उसके सौराष्ट्र के गवर्नर कर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली ने करवाया था। सिंचाई में रहड़ घंटी यंत्र का उपयोग होता था। यानी कि सिंचाई के लिए उस गिरनार पर जो स्थित झील थी वो वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसे पुनरुद्धार उसका करवाया गया, पुनर्निर्माण यानी करवाया गया था स्कंदगुप्त के समय। इससे सिद्ध होता है कि गुप्त सम्राटों की ओर से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। और कृषक जो उसमें कृषि थी अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख, गन्ना, गेहूं आदि का उत्पादन होता था। मगध एवं उसके पूरी क्षेत्रों में चावल की पैदावार होती है। यानी बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के जो क्षेत्र मगध क्षेत्र में आते थे वहां चावल की खेती होती, जो आज भी होती है। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार पश्चिमोत्तर में पुनः रिपीट हो चुका है। अब है पशुपालन। दूसरा जो गुप्त काल के अंदर हमारा विकसित क्षेत्र आता है, आर्थिक क्षेत्र गुप्त काल, यानी कृषि से संबंधित, जो साथ साथ पशुपालन भी कृषि से संबंधित है। गुप्त काल में पशुपालन में क्या विकास हुआ? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आमतौर आजकल भी पाया जाता है, उस समय भी होता था। पशुपालन जीविका का एक प्रमुख साधन था। कामंडकीय नीति शास्त्र के अनुसार गोपालन वैश्य का धंधा था। यानी कि व्यापारी का, जो वैश्य का मुख्य धंधा था, यानी व्यापारी का मुख्य धंधा कृषि के साथ साथ क्या था? गोपालन, यानी कि गायों का भी पालन किया जाता था। अमरकोश के अनुसार पालतू पशु कौन कौन से? गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को अमरकोश में गिनाया गया है। बैल हल चलाने के लिए और सामान ढोने के काम आता था। यानी कि गाय के साथ साथ उसमें बैलों की भी बहुत महत्वता थी। इसलिए यानी कि गाय को गुप्त काल में रीढ़ की हड्डी माना जाता था, क्योंकि गाय से ही बैल उत्पन्न होते थे और बैलों से खेती की जाती थी। इसलिए गाय का प्रमुख व्यवसाय था, वो गाय को प्रमुख रूप से पाला जाता था। गुप्त कालीन ताम्र शिल्प का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार में मिली है। यानी कि ये बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है वो तांबे की बनी हुई है, 7.5 फुट ऊंची है और 1.5 टन उसका वजन है। जो हमें आज पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने उसकी चित्र भी दिखाया है, जो आज इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में पड़ी है। यानी उस समय गुप्त काल में ताम्र शिल्प का बहुत उत्कृष्ट उद्योग था। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे की भी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के साथ साथ चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। यानी कौन से शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया? कुमारगुप्त। इन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में इन दिनार कहा जाता है। यानी कि जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन सिक्कों को, मुद्राओं को, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता है। फहान ने बताया कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन में वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं के एक्सचेंज द्वारा भी आदान प्रदान करते। यानी कि आपने किसी शिल्पकार से कोई वस्तु लेनी है तो आप अपनी अनाज देकर प्राप्त कर सकते हो। यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जो स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर वस्तुओं के विनिमय द्वारा
आदान प्रदान किया जाता था, या फिर कौड़ियों से काम चलाती थी ग्रामीण जनता। वस्त्र निर्माण। गुप्त काल में वस्त्र निर्माण का उद्योग कितना विकसित था? गुप्त काल में एक प्रमुख उद्योग था। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश के अनुसार वस्त्र उद्योग के साथ साथ रेशम का कपड़े बुनने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन इस किताब के अंदर किया गया है। आभूषण कला। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी काफी उन्नत अवस्था में था। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण और रजत यानी चांदी के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुमूल्यता से प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो उस समय आभूषण बनाए जाते थे सोना चांदी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रत्नों के भी बनाए जाते थे। ब्रज संहिता के अनुसार 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। यानी कि ब्रज संहिता में कितने प्रकार के रत्नों का उल्लेख है? 22 रत्नों का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद के निकतबीत नामक स्थल पर हमें मुगल कालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त होती हैं। यानी हाथी दांत का भी एक कार्य होता था, जो हाथी दांत की मजबूत मोहरें हमें गुप्तकालीन की प्राप्त हुई हैं। श्रेणी संगठन। गुप्त काल में श्रेणी संगठन क्या था? शिल्पी, उद्योगी, व्यापारी संगठित थे। उन्होंने अपने अपने संघ बना रखे थे। यानी कि जितने शिल्पी थे, यानी कि उद्यमी थे, व्यापारी, सबने अपने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। यानी कि इनके अपने अपने संगठन, यूनियन बना रखी थी शिल्प, उद्यमी, व्यापारियों ने। प्रत्येक शिल्पी यानी क्राफ्टमैन अपने कार्य की तकनीकी जानकारी रखने वाले, जैसे शिल्पी किन्हें कहते हैं? बढ़ई, जुलाहा, सुनार, वास्तुकार, बुनकर, कुम्हार इत्यादि की अलग अलग श्रेणियां होती थी। जितने शिल्पी थे, श्रेणियां अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। यानी कि जो शिल्पियां हैं, यानी तकनीकी कार्यों के एक विशेष प्रकार का तकनीकी ज्ञान रखने वालों की एक अलग श्रेणी होती थी, अलग संगठन होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, ज्येष्ठेठ कहा जाता, यानी कि सबसे बड़ा। यह पद अनुवांशिक होता था, यानी कि बाप के बाद बेटा उस पद पर विराजमान होता था। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी, यानी श्रेणी से भी एक बड़ी संस्था होती थी जिनकी शिल्प श्रेणियां सदस्य होती थी, उसे निगम कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल में कई श्रेणियां मिलकर एक निगम का निर्माण करती थी, निगम कहा जाता था। अर्थात व्यापारियों की समितियों को निगम कहते थे। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था। निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारियों के समिति के निगम कहते हैं, निगम का प्रधान श्रेष्ठी होता था। अब व्यापारियों के समूह यानी कि व्यापारियों का कारवां का नेतृत्व करने वाले को, व्यापारी जब इकट्ठे होकर व्यापार करने के लिए जाते थे तो उनके कारवां का नेतृत्व करने वाले को सार्थक कहा जाता था। उसके मुखिया को सार्थकवाह कहा जाता था। सार्थक यानी भ्रमणशील व्यापारी थे, उन जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्त काल में व्यापार व उद्योग। आंतरिक व्यापार। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। उस समय 2 प्रकार का व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार। आंतरिक यानी कि अपने गुप्त साम्राज्य के अंदर देश के भीतर व्यापार जो नदियों और के माध्यम होता था। विदेशी व्यापार जो सुदूर देशों के बीच होता था। अब सबसे पहले पढ़ते हैं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार सड़कों एवं नदियों के द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता यानी लंबे समय तक कोई युद्ध नहीं हुआ, शांति रही साम्राज्य का। इस राजनीतिक स्थिरता, शांति की स्थिति गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत्व मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं ने व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि व्यापार इतना विकसित क्यों हुआ? आंतरिक व्यापार इसका कारण था। राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज और शांति रहना और प्रचुर मात्रा में मुद्रा का विकास होना। आंतरिक व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी, जिन्हें नगरों, ग्रामों के बाजारों में मुख्यतः बेचा जाता था। जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं में दूरस्थ प्रदेशों से लाई गई वस्तुएं शामिल थी।
नारद व बृहस्पति की स्मृतियों के अनुसार क्रेता और विक्रेता के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम विनियम बने हुए थे। उस समय भी यानी बेचने वाला और खरीदने वालों के हितों की रक्षा हो, उचित मूल्य मिले, हर एक वस्तु का उत्पादनकर्ता को उचित मूल्य मिले और खरीदने वालों को उचित मूल्य पर वस्तु मिले, इसके लिए अनेक नियम कायदे बना रखे थे उस समय भी, गुप्त काल साम्राज्य में भी। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा पूरी तरह सुरक्षित थी, निरापद थी। चीनी यात्री फहान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं की। चीनी यात्री फहान और सैनसांग लिखते हैं कि उस समय पूर्ण तरह मार्गों की यात्रा सुरक्षित थी, किसी प्रकार चोर लुटेरे डाकुओं द्वारा माल नहीं लूटा जाता था। महत्वपूर्ण जो व्यापारिक नगर थे उज्जैन, मध्य प्रदेश बड़ौद जो आज गुजरात है, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, असिद्दर, कौशाम्बी इत्यादि प्रमुख व्यापारी नगर थे। गुप्त काल के प्रमुख व्यापारी नगर कौन कौन से? उज्जैन, बड़ौद, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, असिद्दर, कौशाम्बी इत्यादि थे। इन सब में उज्जैन सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था जो मध्य प्रदेश के बीच में आता था, आजकल मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कौन सा था? उज्जैन, क्योंकि देश के हर कोने से उज्जैन की ओर आते जाते थे, यानी कि ये सेंट्रल में पड़ता था उसमें, आज भी मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में है। पेशावर आज का वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मथुरा, यूपी, उज्जैन, मध्य पठान प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र थे। आगे जो इस नक्शे में दिखाया गया है जो गुप्त साम्राज्य का, ये पूरा गुप्त साम्राज्य था, ये इस जहाँ गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत वर्तमान पाकिस्तान तक फैला हुआ था, ये पूरा संपूर्ण गुप्त साम्राज्य है। और इस गुप्त साम्राज्य के ये ताम्रलिप्ति है या बंदरगाह था जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी जिसे कह सकते हैं। ये गुजरात के अंदर बड़ौद है, ये मरकश बंदरगाह था, इससे व्यापार होता था, इससे चीन वगैरह विदेशी को होता था और इससे होता था। ये जहाँ प्रमुख बंदरगाह थे, अन्य बंदरगाह जहाँ थे, जहाँ उज्जैन है स्थित और जहाँ प्रतिष्ठान, पैठान आदि प्रमुख नगर हैं, ये नक्शे के अंदर दिखाया गया है। यानी ये गुप्त साम्राज्य है, ये प्रमुख व्यापारी नगर जहां दिखाए गए हैं। विदेशी व्यापार। गुप्त काल में विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ होता था? ये बंदरगाहों के माध्यम से होता था। भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी समुद्री संबंध बना हुआ था। ये देश थे चीन, श्रीलंका। श्रीलंका एक मीडिएटर का काम करता था उस समय। फारस, अरब, इथोपिया, वेंचाइना, उसे रोम साम्राज्य होता था, उसका उस समय पतन हो चुका था। हिंद महासागर के द्वीप आदि के माध्यम से होता था। हिंद महासागर के द्वीप जैसे जावा, सुमात्रा, मालदीव आदि से उसमें व्यापार होता था। गुप्त काल में चाइना के साथ भारत के विदेशी व्यापार की अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन का जो रेशम है जिसे चीना चुंग कहते हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चीन के रेशम को चीना चुंग के नाम से प्रसिद्ध था, जो भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय था, जो क्योंकि यह बहुत मुलायम और अच्छा वस्त्र था। रोम साम्राज्य के पतन से कमजोर हुआ और विदेशी व्यापार में पूर्ण जहां बैजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद वृद्धि हुई। पहले रोम साम्राज्य का पतन हो गया था, फिर व्यापार कमजोर हो गया, फिर वहां बैजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना हुई, फिर भारत के साथ उसका व्यापार का जोर पकड़ गया। वहां निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में रेशम व मसाले थे, यानी रोम को हम मसाले, रेशम निर्यात किए जाते, मसाले आज भी निर्यात किए जाते हैं। अब कौन कौन से बंदरगाह थे प्रमुख, कौन कौन से नगर से पड़ते हैं? ब्रह्मकश यानी कि गुजरात, वर्तमान में गुजरात राज्य के पूर्व के मैंने नक्शे में इसको दिखाया है। गुजरात राज्य का भरूच जिला पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिससे रोम और यूरोपीय देशों को व्यापार होता था। कैम्बे, सोपोर, कल्याण बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में घंटाला, कंदरा और गंगा के मुहाने पर स्थित ताम्रलिप्ति यानी कि कोलकाता।
आदि स्थित था। ताम्रलिपि पूर्वी भारत में होने वाले समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका व्यापारिक जहाज जहां आते जाते थे। यानी कालिदास के रचित रघुवंश, 10 कुमारवंती व ताम्रलिपि से होने वाले समृद्ध समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। यानी कालिदास द्वारा रचित साहित्य में हमें इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस तथ्य को ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का प्रमुख केंद्र स्थल था। विश्व के समुद्री देशों से सर्व प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था उस समय। यानी कि गुप्त साम्राज्य जो भारत एशिया का प्रमुख केंद्र था व्यापार का। इससे सिद्ध होता है कि भारत का व्यापार अन्य पश्चिमी यूरोपीय चाइना के साथ व्यापार था। गुप्त काल में भारत में आयात होने वाली कौन कौन सी वस्तुएं थी, यानी क्या क्या भारत में आती। चीन से क्या क्या प्राप्त होता, यानी आयात बाहरी देशों से हम क्या क्या चीज प्राप्त करते थे, आयात खरीदना। धातु, चीन का रेशम, चीनाचू, घोड़े आदि, यानी चीन से हम रेशम प्राप्त करते थे। इथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान, बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता। राजाओं के अपने युद्ध क्षेत्र के लिए अच्छे घोड़े कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, अरब, ईरान, बैक्टीरिया आदि से घोड़े। चीन में पश्चिम से ताम्रलिपि और बरगुकश यानी बड़ौज आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। गुप्त काल में भारत में निर्यात, यानी कौन कौन सी चीजें निर्यात होती थी। मसाले यूरोपीय रोमन कंट्री को और अन्य यूरोपीय देशों को मोती, वस्त्र, हाथी दांत, नील आदि का निर्यात किया जाता था। राजस्व के स्रोत, यानी गुप्त काल में राजस्व के क्या क्या स्रोत थे। राजे जो शासक थे प्रमुख अपना राजस्व कहाँ से प्राप्त करते, अपना शासन चलाने के लिए, यानी गुप्त शासकों द्वारा अपना शासन का संचालन के लिए राजस्व कहाँ से प्राप्त किया जाता था। राजस्व के कौन कौन से स्रोत थे, आय कहाँ से होती थी। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, यानी भूमि पर लगने वाले कर। साहित्य में निम्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। उस समय के साहित्य से कालिदास का साहित्य, अमर सिंह का अमरकोश और बहुत सारी स्मृतियों से हमें गुप्त काल में लगाए गए करों का उल्लेख मिलता है। बाघ, राजा की भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा, यानी जो राजा के हिस्से में वो 1/6 हिस्सा बाघ प्राप्त करता था। भोग, यानी कि जो उत्पादन होता था तो 1/6 बाघ प्राप्त करना बाघ कहलाता था भोग। राजा को हर दिन फल, फूल, सब्जियों के रूप में दिए जाने वाले कर को भोग कहते थे। यानी किसान उस समय कृषि से जहाँ उसकी भूमि पर जो खेती करता था उसको फल, फूल, सब्जियां आदि राजे को उपलब्ध कराई जाती थी। ऊपरी कर, उदंग, ये एक प्रकार के भूमि कर थे। गुप्त काल में भूमि कर की अदायगी नगद यानी हिरण्य कहा जाता था, अन्नमय दोनों रूप से दी जा सकती थी। कुल राजस्व, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक का प्राप्त किया जाता था, यानी कि 25% से लेकर 18% तक का प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये नीचे स्पष्ट दिया गया क्यों कहा जाता है। फहान ने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव, प्याज लहसुन के सेवन का उल्लेख किया है, जो समाज में अपराध प्रवृत्ति की न्यूनता, संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसक सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यानी कि मनुष्य उस समय अहिंसकता, सात्विक प्रवृत्ति अपनाते थे, यानी कोई भी अहिंसक भोजन नहीं करते थे, जिससे आदमी को तामसी भोजन माना जाता है। जिन भावनाओं को जनता में पलवित करने हेतु मौर्य सम्राट अशोक को उपदेश देना पड़ा था, वो अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। यानी कि 600 ईस्वी पूर्व जो अशोक ने उस समय उपदेश दिया था वो समाज में परिलक्षित होने लग गई थी। मौर्य के पश्चात पहली बार राजनीति एकता सुव्यवस्था स्थापित हुई थी। यानी गुप्त काल में एक राजनीति एकता स्थापित हुई थी। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ था, यानी कि सिक्कों का प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्रा, ताम्र मुद्रा यानी मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिससे व्यापार और उद्योग उन्नत हुए। इस युग की कला में आध्यात्मिकता,
शालीनता भारतीयता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इसलिए इस काल को भारतीय काल का क्लासिकल युग, स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। अजंता, बाघ की गुहा चित्र, देवगढ़ के भीतरी गांव, देवगढ़ के और भीतरी गांव के आदि मंदिर, विष्णु, बुद्ध, महावीर की मूर्तियां आदि इस युग की कला के चरमोत्कर्ष उद्योतक हैं। जो मैं पूर्व के वीडियो में ये इसके सभी चित्र दिखाए गए हैं, जो मेरे आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हो। सामाजिक समृद्धि सौहार्द का प्रतीक है। साहित्य में कालिदास, हरिसेन, विष्णु शर्मा आदि ने उच्च कोटि की रचना की। आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास किया। भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार प्रसार गुप्त काल में हुआ, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निस्संदेह इस युग में कला, मूर्तिकला, शिल्प, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों आदि के अवतरण प्रबल हुए। मुद्रा प्रसारण से समग्र रूप से प्रगति का युग रहा। राजनीति एकता, प्रतापी राजा हुए। आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होना, संस्कृत साहित्य की प्रगति होना, सभी ललित कलाओं की उन्नति होना, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने के लिए भारतीय इतिहास में गुप्त काल का श्रेष्ठ स्थान है। इन कार्यों के लिए निस्संदेह गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। फान का भारत वर्णन, जो चीनी यात्री फान आया था उसने भारत के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। चीनी यात्री फान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। चीनी यात्री फान 390 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था, यानी सात्विक भोजन किया जाता था। सामान्यतः जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। अस्पृश्यता विद्यमान थी, यानी छुआछूत थी उस समय भी, परंतु आम जनता का जीवन सादा व अहिंसक था, यानी लड़ाई झगड़े बहुत कम होते थे, मारपीट नहीं होती थी, चोरी वगैरह नहीं होती थी। बौद्ध धर्म समवर्ती राज्यों में उन्नति था, जबकि अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्वता खो रहा था, यानी उसमें बौद्ध धर्म का लोप होना शुरू हो गया था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। ब्राह्मण धर्म भी उन्नत अवस्था में था। प्रजा दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करने लग गई थी। इसी कारण थे जो वैदिक धर्म थे उन्नत होने लग गया और बौद्ध धर्म निम्न होने लगा। अपनी करों का बोझ अधिक नहीं था, दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, अपराध नगण्य थे, चोरों डाकुओं का भय नहीं था। राजा प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिस्ट्री स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।